हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 फैलेसीज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इनफॉर्मल फैलेसीज होती हैं वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में होती हैं और लगभग 5 सब ग्रुप्स में मैंने इनको बांटा है। पहला सब ग्रुप हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस। यहाँ पर जो प्रीमाइसेस होते हैं वो इररेलेवेंट हो जाते हैं कंक्लूजन को प्रूव करने में, या आप कह सकते हैं कंक्लूजन जो होगा वो भी इररेलेवेंट होगा प्रीमाइसेस से। ठीक है, यानी हमें साइकोलॉजिकली तो सब कुछ फॉलो होता हुआ दिखेगा, बट कहीं से लॉजिकली कनेक्शन नहीं मिलता है। हम लॉजिकली इस चीज को इन्फर नहीं कर पाएंगे, ये हम क्लियरली देखेंगे। जब हमें इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं तो हम बता सकते हैं अपनी रीजनिंग से, अपनी प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग से ये बता सकते हैं कि ये एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है। उसके 3 टाइप हमने देखे थे, अपील टू पीपल, अपील टू पिटी एंड अपील टू फोर्स। इनके 3 लैटिन नेम्स भी हैं, वो सब मैंने डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में, एक प्लेलिस्ट बन चुकी है। इनफॉर्मल फॉर्मल फैलेसीज के तीसरा लेक्चर अब हम आज करेंगे। इसमें मैं करूंगा आज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अ पर्सन। ठीक है, इसके भी लगभग 3 तरीके से कैसे अगेंस्ट हो जाता है एक आर्ग्यूमेंट, वो हम देखेंगे। इस पर्टिकुलर फैलेसी में आप देखोगे कि दो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक वो जो आर्ग्यूअर होता है और दूसरा वो जो उस आर्ग्यूअर को किसी तरह डिस्क्रेडिट कर देता है। और डिस्क्रेडिटेड करने के लिए उसके पास कौन कौन से तरीके या हथियार होंगे वो भी हम देखेंगे। 3 तरीके से लगभग हम देखेंगे, मुख्य जो 3 कारण होंगे जिसकी वजह से वो उसको डिस्क्रेडिट कर देगा। थोड़ा सा अभी कम समझ में आएगा, बट जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगी, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बस आपको ये अभी ध्यान रखना है कि जो भी आर्ग्यूमेंट होगा उसमें पहला जो आर्ग्यूअर होगा वो अपना आर्ग्यूमेंट पेश करेगा और दूसरा उसको रिजेक्ट करेगा, वो भी इररेलेवेंट लॉजिक दे करके। ठीक है, तभी उसको हम फैलेसी ऑफ रेलेवेंस में डालते हैं कि यहाँ पर जो कंक्लूजन होगा वो काफ़ी हद तक इररेलेवेंट होगा प्रीमाइसेस से। चलिए देखते हैं पहला टाइप। तो इसको हम लैटिन में बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम। ठीक है, जो बेसिकली इस फैलेसी का नाम है वो है आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम। मैंने बताया इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन। अब यहां से एक तो आइडिया हो गया कि अगर हम ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट दे दे जो कि पर्सन को किसी तरह डिसक्रेडिट कर दे, सामने वाला जो बंदा है, जो आर्ग्यूअर है, कोई तर्क पेश करने की कोशिश करता है और मैं उसको डिसक्रेडिट कर दूं, या तो उसको वर्बली अटैक कर दूं किसी तरीके से, या फिर उसके सर्कमस्टेंसेस को लेकर के उस पर टिप्पणी कर दूं, और तीसरा ये कि मैं उसको ये बोल दूं कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इतना नहीं है कि आप इस तरीके के आर्ग्यूमेंट को पेश कर सकें, और उसे डिस्क्रेडिट कर दूं। तो 3 तरीके हो गए और इन तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो पहला टाइप देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने एड होमिनेम एब्यूसिव। ठीक है, एड होमिनेम जनरल है, ऊपर देख लिया है आपने, मैंने बताया ना, इसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम। ठीक है, उसका पहला टाइप हम देख रहे हैं एड होमिनेम एब्यूसिव। अब एब्यूसिव से तो क्लियर समझ में आता है कि यहाँ किसी को एब्यूज करने की बात हो रही है। आर्ग्यूअर 1 जो होगा वो कुछ कंक्लूजन पोस्ट करने की कोशिश करेगा और आर्ग्यूअर 2 जो है उसको वर्बली अटैक कर रहा है और उसका जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर एक्स अ सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, वो एक सोशल साइंटिस्ट है, मिस्टर एक्स सेज इन्फ्लेशन इज बैड बट डिफ्लेशन इज वर्स्ट। ठीक है, इन्होंने कुछ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करने की कोशिश की गई है। इन्होंने एक तर्क बताया है कि इन्फ्लेशन तो बुरा होता ही होता है पर डिफ्लेशन तो वर्स्ट होता है। अब वो एक सोशल साइंटिस्ट है, ये आर्ग्यूअर ने अपना एक पर्टिकुलर एक प्रीमाइस प्रेजेंट किया है, कंक्लूजन को पोस्ट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि इन्फ्लेशन बैड होती है और डिफ्लेशन वर्स्ट होती है। किसने? हमारे पहले आर्ग्यूअर ने, मिस्टर एक्स। ठीक है, अब दूसरा बंदा उसके बारे में क्या कहता है, मिस्टर एक्स डजंट नो एनीथिंग अबाउट इकोनॉमी। ठीक है, मिस्टर एक्स को कुछ भी इकोनॉमी के बारे में नहीं पता एंड इकोनॉमिक्स, जस्ट डोंट बिलीव हिम, ही इज अ सोशल साइंटिस्ट। वो एक सोशल साइंटिस्ट है, उसको बिलीव मत करो। अब ये जो लास्ट में आपने तर्क दिया है उसके आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करने का, क्या वो एक रेलेवेंट है? क्या उसका कोई रेलेवेंस है? क्यों एक सोशल साइंटिस्ट क्या इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकता? फिर भी आपने ऐसा तर्क दिया, आपने ऐसा बताने की कोशिश की कि मिस्टर सोशल साइंटिस्ट जो है, हमारे मिस्टर एक्स जो हैं, वो कुछ भी इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं जानते, ही इज जस्ट अ सोशल साइंटिस्ट। तो काफ़ी हद तक इररेलेवेंट है, बट साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि हाँ, बात तो सही है। काफ़ी हद तक मैं समझूंगा कि हाँ, एक सोशल साइंटिस्ट है, इकोनॉमिक्स के बारे में क्या जानता होगा? ठीक है, वो तो सोशल वर्क के बारे में जानता होगा, वो सोसाइटी के बारे में जानता होगा, सोशल जस्टिस के बारे में जानता होगा, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता होगा, ये मैं मान के चल रहा था। तभी आर्ग्यूअर 2 में इस तरीके का वर्बली अटैक किया और उसको डिस्क्रेडिट कर दिया। इस तरीके की अगर फैलेशियस आर्ग्यूमेंट्स आपको देखने को कहीं मिले तो उसका नाम होगा एड होमिनेम एब्यूसिव।
ठीक है, ये एक डिफेक्ट है हमारे आर्ग्यूमेंट में। आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप क्या है, यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप होगा एड होमिनम सर्कमस्टेंशियल। अब सर्कमस्टेंशियल से क्लियरली ये पता चलता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेज हैं जिसको बता करके जो सेकंड आर्ग्यूअर है आपके पहले आर्ग्यूअर के सर्कमस्टेंसेज को कुछ इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करेगा कि आपको लगेगा कि सही बात है कि ये जो पहला आर्ग्यूअर है वो डिस्क्रेडिटेड बंदा है, ठीक है। पर ये भी एक तरीके की फैलेसी होगी आर्ग्यूमेंट में। कैसे होगी, चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। मिस्टर महात्मा गांधी ऑलवेज प्रीच्ड नॉन वायलेंस, ठीक है। ये हमारे पहले आर्ग्यूअर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि महात्मा गांधी हमेशा नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे। तो सेकंड, ऑफ कोर्स ही वाज नॉट सो स्ट्रांग। अब यहाँ पे अब्यूसिव शुरू हो गया, एक तरीके से उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। क्लियरली बोला गया है सेकंड आर्ग्यूअर द्वारा कि ही वाज नॉट सो स्ट्रांग, ठीक है, फिजिकली। सो हाउ ही वुड एनकरेज अदर्स टू बी वायलेंट। जब वो खुद ही इतने कमजोर थे तो वो दूसरों को वायलेंट बिहेवियर करने के लिए कैसे प्रमोट कर सकते थे। इंस्टेड ही बिलीव्ड इन पेटिशंस अंडर द पुलिस रूल ऑफ इंग्लिश विच इज लाफेबल। अब उन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया इस स्टेटमेंट को कि महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस को प्रीच किया तो उन्होंने कुछ बुरा करा है, अच्छा नहीं कर पाए हैं वो। ऑब्वियस बात, उनका कोई चॉइस नहीं, ये बताने की कोशिश की गई है। और वो भी तर्क क्या दिया है, तर्क ये दिया है कि वो खुद फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे और वो वायलेंट बिहेवियर करते थे, ठीक है। सॉरी, वायलेंट बिहेवियर कैसे वो करने के लिए किसी को प्रेरित कर सकते थे। और इसीलिए उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया पेटिशंस का, पुलिस रूल ऑफ इंग्लिश के खिलाफ, जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हमें मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग था। तो वहाँ पर पेटिशंस डालना कोई समझदारी का सौदा नहीं था, वो बहुत ही लाफेबल आइडिया है। मतलब उन्होंने किसी तरह रिजेक्ट कर दिया स्टेटमेंट को कि महात्मा गांधी हैड प्रीच नॉन वायलेंस। उसको क्रेडिट करने की बजाय उन्होंने उसको डिस्क्रेडिट कर दिया उनके सर्कमस्टेंसेज को बता करके, जो कि फेलेशियस है, काफ़ी हद तक फेलेशियस है। ये तो एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फेलेशियस है। साइकोलॉजिकली उसने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी आर्ग्यूअर 2 ने। उसने क्या किया, आपको डिस्क्रेडिट किया। आर्ग्यूअर 1 का था सिंपल अपना कंक्लूजन प्रूव किया कि वो महात्मा गांधी जी जो नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे, लेकिन आर्ग्यूअर 2 ने उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। कैसे, उनको उनके सर्कमस्टेंसेस गलत सलत बता करके। मिस्टेक्स, डिफेक्ट्स थी इस आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में हम ऐसा बहुत कुछ देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो दूसरा हो गया। अब फाइनल तीसरा देखेंगे हम, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, इसको भी क्लियर कर देते हैं यहाँ से और तीसरा देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। इसमें आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम में ये तीसरी फैलेसी है। इसको बोलते हैं टू कोके, लैटिन नेम है, या फिर यू टू फैलेसी, मतलब आप भी, मतलब आपको डिस्क्रेडिट करना है तो आपका आर्ग्यूमेंट अगर आप जो पेश कर रहे हो आप उसके लायक नहीं हो। तो ये एग्जाम्पल से फिर से समझेंगे हम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है दैट मिस्टर एक्स अ पॉलिटिशियन इज इन फेवर ऑफ एंटी करप्शन बिल, ठीक है। मिस्टर एक्स फिर एक पॉलिटिशियन है और वो फेवर कर रहे हैं एंटी करप्शन बिल को, ठीक है। अब सब जानते हैं, एवरीबडी नोज ही इज फेसिंग करप्शन चार्जेस इन वेरियस स्कैम्स, देयरफॉर ही इज इनकॉम्पिटेंट टू डू सो। अब यहाँ पर पर्सनल अटैक किया गया है उनके ऊपर। एक ऐसी बात बता दी गई है कि उनके ऊपर तो ऑलरेडी चार्जेस लगे हुए हैं करप्शन के, ठीक है। अब साइकोलॉजिकली तो बहुत रेलेवेंट बात है ये, बहुत हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है ये। तो जब वो खुद करप्शन चार्जेस से ऑलरेडी स्कैम से जूझ रहे हैं तो वो कैसे एंटी करप्शन बिल को फेवर कर सकते हैं। बट हम किसी की पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इससे लॉजिकली नहीं जोड़ सकते। हो सकता है वो सुधर गए हो सकता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जिससे उनको लगे कि नहीं अब मुझे अपनी छवि अच्छी करनी है, सुधारनी है, इसीलिए वो एंटी करप्शन बिल को फेवर कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ बोल देना अचानक से कि नहीं वो इस तरीके से हम उनको डिस्क्रेडिट कर दें पर्सनल उनको अटैक करके, वो भी गलत होगा, ठीक है। वो साइकोलॉजिकली तो यहाँ रेलेवेंट दिख रहा है बट लॉजिकली इररेलेवेंट है। यही फंडा है लॉजिकल रेलेवेंस देखने में। अब तो आप 3 फैलेसीज पहले देख चुके हैं और 3 आज आपने देखी हैं ऑलमोस्ट। कुछ आइडिया हो रहा होगा आपको, तभी मैं नेक्स्ट 4 फैलेसीज इसमें आपको बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि आप इसमें ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या इसका कुछ फ़ायदा भी होगा आपके रीजनिंग में आपको, तभी हम आगे बढ़ते भी चाहेंगे इसमें। वैसे मैं बताऊँगा ज़रूर, क्योंकि लॉ एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, उनको ये पूरा लॉजिकल रीजनिंग का ये जो सेशन है बहुत ही काम आने वाला है। जब तक हमें डिफेक्ट्स नहीं पता होंगे कि किस तरीके के डिफेक्ट्स आर्ग्यूमेंट में हो सकते हैं, हम आगे अपनी रीजनिंग को और बेटर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं आज का ये जो सेशन है इसको कंप्लीट करूंगा। पाइलॉन नहीं करूंगा, ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, ज़्यादा ज्ञान थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा सर से। अभी बस आपको यही समझना है, इससे ये होगा आपको जो रीजनिंग है आपकी बेहतर होगी। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से जय हिंद।